नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। साथियों, एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एस्पिरेट जून 2026 के लिए जीके का पार्ट 28 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 28 का जो पहला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म में वेल का संबंध बुद्ध के जीवन के किस घटना से है। तो अगर बात करें बौद्ध धर्म की, तो बौद्ध धर्म में बैल का जो संबंध है वो महात्मा बुद्ध की जीवन के किस घटना से है, तो वो आपके जन्म से है। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। तो बैल और कमल, दो बातें आपको याद रखना है कि बैल और कमल का जो संबंध है वो किससे है, आपका जन्म से है। साथियों, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन क्या पूछता है? क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा बुद्ध जो है उन्होंने जब गृह त्याग किया था तो उस घटना को क्या कहते हैं। तो जब उन्होंने गृह त्याग किया था तो उनके द्वारा गृह त्याग किया गया था 29 वर्ष की उम्र में, और उस घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। तो महाभिनिष्क्रमण जो ऑप्शन में यहाँ पे दिया, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि महात्मा बुद्ध के द्वारा जब गृह त्याग किया गया था तो इसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण मेरे साथ ही कहा जाता है। साथियों, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये कहता है कि महात्मा बुद्ध के पहले गुरु कौन थे। तो अगर बात करें महात्मा बुद्ध की, तो महात्मा बुद्ध के पहले गुरु थे अलार कलाम, और अलार कलाम से महात्मा बुद्ध ने कौन सी शिक्षा प्राप्त की? सांख्य दर्शन की। टेट परीक्षाओं में कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध कौन थे। तो महात्मा बुद्ध, जिनको पहले गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाता था, ये बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। ये बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया था कि एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है। तो एशिया का जो ज्योतिपुंज है वो आपका महात्मा बुद्ध को मेरे साथ ही कहा जाता है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन कहता है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ। लेकिन इससे पहले अगर आप भी एसपीटेट जून 2026 की तैयारी कर रहे हैं और आप भी जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, तो आप जुड़ सकते हैं मात्र और मात्र 499 रुपीज़ मंथ में। हम देंगे आपको 499 रुपीज़ मंथ में लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस। भाई, अगर आप कहीं घर में काम करते हैं, कहीं भी आप काम कर रहे हैं, आप बाद में क्लासेस को रिकॉर्डेड देखना चाहते हैं, अभी भी जितनी भी हमारी क्लासेस हुई है, पिछली क्लासेस आपको बिल्कुल फ्री मिलने वाली है। तो लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस रहने वाली है, और साथ में फ्री हैंड रिटन नोट्स हमारे द्वारा आपको दिए जाएंगे। अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से है तो आपके लिए बैच बहुत बेहतरीन रहने वाला है। 499 रुपीज़ मंथ में आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। 7876145409 इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हैं। साथियों, बात करें महात्मा बुद्ध का जो जन्म है वो 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी कपिलवस्तु के निकट नेपाल में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी कपिलवस्तु के निकट नेपाल में हुआ था। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन क्या पूछता है कि महात्मा बुद्ध के पिता का नाम क्या था। तो अगर बात करें महात्मा बुद्ध की, तो इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। शुद्धोधन इनके पिता का नाम था, और इनकी माता का जो नाम था, जो इनकी असली माता थी, उनका नाम था महामाया। तो इनके पिता का नाम शुद्धोधन था और माता का नाम क्या था? महामाया था। लेकिन इनके जन्म के 7वें दिन के बाद ही इनकी माता की क्या हो गई भाई? मृत्यु हो गई। और उनका जो पालन पोषण किया था वो इनकी सौतेली माँ। तो कई बार इनकी बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध की सौतेली माँ का नाम क्या था। तो महात्मा बुद्ध की जो सौतेली माँ थी उनका नाम था प्रजापति गौतमी। याद रखना, क्या नाम था साथियों? प्रजापति गौतमी जो है वो महात्मा बुद्ध की सौतेली माँ थी। टेट परीक्षाओं में कई बार एक क्वेश्चन और एक पूछा जाता है कि जो महात्मा बुद्ध है इनके बचपन का नाम क्या था। तो महात्मा बुद्ध के बचपन का जो नाम था वो सिद्धार्थ था। मैं एक क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करता हूँ, इसीलिए थोड़ा सा फास्ट में बोल लेता हूँ। अगर स्लो करना है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बोल सकते हैं। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। इनका जो विवाह है वो कितने साल की उम्र में हुआ? तो इनका विवाह 16 वर्ष की उम्र में, कितने साल की उम्र में? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। 16 वर्ष की उम्र में यशोधरा नामक एक महिला से हुआ, और इनकी पत्नी का नाम फिर इस प्रकार से क्या पड़ा? यशोधरा। और यशोधरा से जब इनका विवाह हुआ तो इनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई। तो इनके पुत्र का नाम कई बार पूछा गया है कि महात्मा बुद्ध के बेटे का नाम क्या था? राहुल था। मेरे भाई, ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। साथियों, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई। तो महात्मा बुद्ध को 35 वर्ष की उम्र में निरंजना नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, निरंजना नदी के किनारे निरंजना नदी है, और आपका बोधि वृक्ष है, पीपल का बोधि वृक्ष। तो पीपल का बोधि वृक्ष और निरंजना नदी, यहाँ पर महात्मा बुद्ध को क्या हुई? ज्ञान की प्राप्ति हुई, ये बात। और गया, स्थान का नाम क्या था? गया। तो स्थान का नाम गया था, बाद में स्थान का नाम पड़ गया बोध गया। तो गया नामक स्थान, निरंजना नदी, पीपल का वृक्ष और वैशाख पूर्णिमा, 35 वर्ष की अवस्था।
35 साल की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुई। नदी पूछेगा तो निरजना नदी। अगर पूछेगा कि कौन सा वृक्ष, पीपल के वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध ने, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। कि क्या कहा जाता है मेरे साथी? धर्म चक्र परिवर्तन। साथियों, धर्म चक्र परिवर्तन क्या है? तो धर्म चक्र परिवर्तन है जब महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, तो उसी घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। और प्रथम उपदेश जो इन्होंने दिया वो मेरे साथी पाली भाषा में। किस भाषा में दिया? पाली भाषा में महात्मा बुद्ध के द्वारा अपना प्रथम उपदेश दिया गया। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बेशक ये क्वेश्चन लंबा हो गया है, लेकिन यहाँ से एक नए क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं के लिए जरूर बनने वाला है। साथियों, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो दिया वो दिया था भैया सारनाथ में, लेकिन सर्वाधिक जो उपदेश इन्होंने दिए वो दिए थे, एक कौशल देश हुआ करता था उस जमाने में। कौशल देश की राजधानी हुआ करती थी श्रावस्ती। तो कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में महात्मा बुद्ध के द्वारा सर्वाधिक उपदेश दिए गए थे। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। बौद्ध धर्म के 3 रत्न भी है, बौद्ध, संघ और धम्म। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसकी उपलब्धियां इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में दर्ज है? तो किसकी उपलब्धियां जो है वो इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में दर्ज है? तो वो है आपकी समुद्रगुप्त की। देखिए, जो ये इलाहाबाद जो आपका स्तंभ शिलालेख है, अब इसको प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। तो इलाहाबाद स्तंभ लेख का नया नाम है प्रयाग प्रशस्ति। ये जो आपकी प्रयाग प्रशस्ति है, जिसको प्रयागराज स्तंभ के नाम से अब जाना जाता है, साथियों ये किसके द्वारा रचित है? तो ये जो है वो हरिसेन, कई बार पूछा जाता है। तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिसेन, इनके द्वारा इसको यहाँ पे इसको बनाया गया था हरिसेन के द्वारा। और कब बनाया गया था? तो लगभग 350 ईस्वी के आसपास। और एक गुप्त वंश के बीजों के अभियानों का विवरण देती है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। बात करें समुद्रगुप्त की, तो इनके बारे में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का जो नेपोलियन है वो आपका समुद्रगुप्त को मेरे साथ ही कहा जाता है। बात करें समुद्रगुप्त की, इनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन कहता है कि इनको भारत का नेपोलियन किसके द्वारा कहा गया? तो भारत का नेपोलियन इनको वी स्मिथ, तो डब्ल्यू स्मिथ के द्वारा इनको भारत का नेपोलियन कहा गया था। मेरे साथ ही इनके बारे में क्वेश्चन और परीक्षाओं में पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनके द्वारा उत्तर भारत के कितने राजाओं को हराया गया? तो इनके द्वारा उत्तर भारत के 9 राजाओं को और दक्षिण भारत के 12 राजाओं को हराकर इनको इसीलिए चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि भी मिली थी। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। क्वेश्चन और इनके बारे में पूछा जाता है कि जो आपके कौन है, आपके समुद्रगुप्त है, इनको सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया। तो सिक्कों पर वीणा बजाते हुए किसे दिखाया गया है? तो सिक्कों पर वीणा बजाते हुए एक गुप्त वंश के एक राजा को दिखाया गया है, वो है आपका समुद्रगुप्त। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। साथियों, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकता है भाई? क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि गुप्त वंश के किस राजा को कविराज के नाम से जाना जाता है? तो कविराज और विक्रम जैसी उपाधियां जो है वो भी समुद्रगुप्त को मिल चुकी है। ये बात आपको समुद्रगुप्त के बारे में डिटेल से याद रखनी है। साथियों, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि जो गुप्त वंश है उसके संस्थापक कौन है? तो गुप्त वंश के संस्थापक है श्रीगुप्त। श्रीगुप्त जो है आपके गुप्त वंश के संस्थापक है। इनके बारे में क्वेश्चन और पूछा जाता है कि गुप्त वंश का पहला राजा जिसके द्वारा महाराजा की उपाधि धारण की गई, तो वो भी आपके श्रीगुप्त थे। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। साथियों, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि गुप्त वंश के वो राजा जिनके द्वारा महाराजा धीराज की उपाधि धारण की गई, तो वो थे आपकी चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम जो है वो गुप्त वंश के ऐसे राजा थे जिनके द्वारा महाराजा धीराज की जो उपाधि है वो धारण की गई थी। और साथियों, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन क्या पूछता है? तो चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश के ऐसे राजा थे जिनके द्वारा गुप्त संवत की शुरुआत, तो गुप्त संवत की शुरुआत किसने की? तो गुप्त संवत की शुरुआत की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा ही महाराजा धीराज की उपाधि और साथ में इनके द्वारा गुप्त संवत की भी शुरुआत की जाती है। और ये गुप्त संवत की जो शुरुआत है वो इनके द्वारा 319 ईस्वी में की गई थी। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं और जो क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं उन क्वेश्चन को आपने डिटेल से याद रखना है। और टेट परीक्षाओं में जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ वो क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, इसीलिए क्वेश्चन मेरे साथ ही बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि कांसे से बनी नर्तकी की मूर्ति निम्नलिखित में से किस सभ्यता में पाई गई। तो देखो, कांसे से बनी जो नर्तकी की जो मूर्ति है वो सिंधु घाटी सभ्यता में मिली है, और सिंधु घाटी सभ्यता में वे एग्जैक्ट कहाँ से मिली है, तो वो मिली है मोहनजोदड़ो से। अब आप बोलेंगे कि सर मोहनजोदड़ो कहाँ पर है, तो मोहनजोदड़ो आपका पाकिस्तान में पड़ता है। मोहनजोदड़ो की जो खोज है वो 1922 में की गई है, ये बात भी आपको डिटेल से याद रखना है। इस मोहनजोदड़ो का जो अर्थ है वो क्या है, तो मोहनजोदड़ो का अर्थ है बेटा मृतकों का टीला। ये बात मेरे साथी आपको डिटेल से याद रखना है कि मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है वो होता है मेरे साथी मृतकों का टीला। तो मोहनजोदड़ो आप ये बेहतरीन तरीके से मेरे साथी आप ये बात को मेरे भाई याद रखिएगा कि मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है। तो मोहनजोदड़ो का जो मतलब है वो है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला, एक तो मिली कांसे से बनी नर्तकी की मूर्ति, लेकिन उससे पहले मैं बात करता हूँ इसकी जो स्थापना है, इसकी जो खोज है, इसकी जो खुदाई है वो कब की गई थी, 1922 के आसपास की गई थी। मोहनजोदड़ो आपका सिंधु नदी के किनारे है, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। ये सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान देश में स्थित है। इसकी जो खोज है वो 1922 में किसने की, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन बनता है। तो इसकी खोज की थी राखल दास बनर्जी। तो राखल दास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की मेरे दोस्त खोज की जाती है, ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। मैं बात कर रहा था कि कांसे से बनी नर्तकी की मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता की मोहनजोदड़ो से मिली है। साथियों, क्वेश्चन पूछा जाता है विशाल स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ से मिला। तो विशाल स्नानागार भी आपका मोहनजोदड़ो से मिला। घर में कुआं हो गया, आपकी दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति हो गई, सबसे चौड़ी सड़क हो गई, ये सब कुछ कहाँ से मिला, सबसे चौड़ी सड़क, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो मोहनजोदड़ो से मिली। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका समय क्या है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का समय है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 जो ईसा पूर्व है वो आपका समय है कौन सा, आपका आपका सिंधु घाटी सभ्यता का। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सही समय है 2500 ईसा पूर्व से आपका 1750। ये एनसीईआरटी के मुताबिक बोल रहा हूँ, कई किताबों में ये आपको अलग अलग देखने को मिलता है, लेकिन इसका नाम सिंधु घाटी क्यों है, इंडस वैली क्यों है, क्योंकि इस सभ्यता की जो हमको सबसे पहले जानकारी है वो किससे मिलती है, सिंधु घाटी की सभ्यता से मिलती है। अगला क्वेश्चन है कि शाहजहां का प्रसिद्ध मयूर सिंहासन 1739 में किसके द्वारा छीन लिया गया था। तो भैया ये जो है वो छीन लिया गया था किसके द्वारा, पर्शियन आक्रमणकारी नादिर शाह। तो नादिर शाह ने 1739 के आसपास भारत पे आक्रमण किया था, और इसने जो है पर्शिया के शासक जो नादिर शाह है उन पर आक्रमण किया। और इन्होंने क्या किया, जो मुगल जो सम्राट उस समय भारत में थे, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, वो थे आपके कौन, मोहम्मद शाह रंगीला। तो मोहम्मद शाह जो मुगल सम्राट मोहम्मद शाह थे, उनसे इन्होंने जो करनाल का युद्ध हुआ था उसमें मुगलों की हार हुई, और मुगलों की हार के बाद नादिर शाह ने दिल्ली पे बहुत सारी लूटपाट की, जिसके बाद उसने मयूर सिंहासन जिसको तख्त ए ताउस, इसका एक और नाम था भाई तख्त ए ताउस, तो तख्त ए ताउस या इसको को छीन लिया। और साथ में जो कोहिनूर का जो हीरा है वो भी यहाँ से भारत से ये ले गया, फारस ले गया। तो कोहिनूर का प्रसिद्ध हीरा ये भी फारस ले गया। आपका मयूर सिंहासन जिसको तख्त ए ताउस कहा जाता था वो भी नादिर शाह यहाँ से लूट के ले गया। और भाई ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि जो आपका जो ये है आपका जो नादिर शाह है वो उसने किसको हराया था, तो मोहम्मद शाह रंगीला को हराया था। ये बात आपको डिटेल से बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। यहाँ पे एक नाम है अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली कौन है, तो अहमद शाह अब्दाली के द्वारा 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था, जिसमें इन्होंने जो है मराठों की जिसमें हार हुई थी। तो अहमद शाह अब्दाली की पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा, 1761 में। इस युद्ध में जीत होती है। साथियों, यहाँ पे एक नाम है चंगेज खान। ये चंगेज खान कौन था, तो 13वीं शताब्दी का एक मंगोल शासक। तो 13वीं शताब्दी का एक मंगोल शासक था चंगेज खान। और अब यहाँ पे एक नाम है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ही शक्तिशाली एक कंपनी थी। ये जो है वो 1600 के आसपास भारत पहुँच गई थी। तो ये सारे क्वेश्चन आपको डिटेल से याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि कौन सा एक सिंधु घाटी स्थल नहीं है। देखिए, रोपड़ एक सिंधु घाटी स्थल है जो कि कहाँ पड़ता है ये भी आपको पता होना चाहिए। रोपड़ की अगर मैं बात करूँ तो रोपड़ आपका कहाँ पर है, आपका पंजाब की रूपनगर जिले में है। रोपड़ किस नदी के किनारे है, तो रोपड़ आपका सतलुज नदी के किनारे है। साथियों, आपका चनुदड़ो आपका पाकिस्तान में है। और अगर बात करें चनुदड़ो की तो चनुदड़ो आपका सिंधु नदी के किनारे है। भाई आपका बात करें दहमदाबाद आपका महाराष्ट्र में है, जो कि आपका
सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थान माना जाता है और चेन्नई कोई भी सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं है। तो यहाँ से हमने बिल्कुल आंसर पकड़ लिया, ऑप्शन डी। और ऐसे क्वेश्चन बार बार परीक्षा में अगले बार पूछेगा, रोपड़ कहाँ पर है जी, पंजाब में है। भाई किस नदी के किनारे है, सतलुज नदी। चंद्रो सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान में। भाई दैमाबाद महाराष्ट्र में है, किस नदी के किनारे है, ये आपका दैमाबाद आपको याद रखना है किस नदी के किनारे है। तो दैमाबाद आपका जो है वो प्रवरा नदी के किनारे है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि गोदावरी नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। तो प्रवरा नदी गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदी है। ये सारे क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ स्थल है जो कि हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के, जैसे कालीबंगा जो कि राजस्थान में है, ये भी सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। धोलावीरा गुजरात में है, ये भी सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। लोथल भी आपका सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, ये भी आपका गुजरात में पड़ता है। सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख बंदरगाह हैं वो कहाँ से मिले हैं, ये क्वेश्चन कई बार टेट में आया है। तो वो आपके लोथल से मिले हैं, आपके फेमस पोर्ट सिंधु घाटी सभ्यता के। अगला क्वेश्चन है कि यूनानियों द्वारा किसे अमित्रोचेट्स कहा गया। तो यूनानियों के द्वारा अमित्रोचेट्स जो कहा गया था वो कहा गया था आपका किसे, बिंदुसार को। देखिए अगर बात करूं मैं अमित्रोचेट्स की, अमित्रघात भी इसको कहते हैं, तो शत्रुओं का नाश करने वाला होता है अमित्रोचेट्स। भाई कई बार ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया है कि जो बिंदुसार है वो किसका उत्तराधिकारी था। तो बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था और चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो मौर्य वंश के सबसे शक्तिशाली राजा थे। भाई बिंदुसार के बारे में क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन क्या पूछता है, क्वेश्चन पूछता है कि बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था, किस संप्रदाय का भक्त था। तो वो था आपका आजीवक संप्रदाय। तो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था आपका बिंदुसार, ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। बिंदुसार के बाद उसका बेटा अशोक जो है वो क्या बना था, मौर्य वंश का एक सबसे शक्तिशाली राजा बना था। अशोक की बात करें तो अशोक के द्वारा 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध, तो कलिंग का युद्ध अशोक ने कब लड़ा, तो 261 ईसा पूर्व में अशोक के द्वारा कलिंग का जो युद्ध है वो लड़ा गया था। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। साथियों क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि जो अशोक है उसका राज्य अभिषेक कब हुआ। तो अशोक का राज्य अभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था, ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। साथियों अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ, उसने जो है वो 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध लड़ा। ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अशोक के से संबंधित एक क्वेश्चन आता है कि अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा। तो अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप, किसने पढ़ा था भाई, जेम्स प्रिंसेप साहब थे, उनके द्वारा सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ा गया था। ये बात बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात बार बार परीक्षा में पूछी जाती है और जो बात बार बार परीक्षा में पूछी जाती है उन बातों को आपको डिटेल से याद रखना होता है। अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका किसको भेजा गया, तो अपने बेटे महेंद्र और संघमित्रा। तो महेंद्र और संघमित्रा को इन्होंने कहाँ भेजा, तो महेंद्र और संघमित्रा को इनके द्वारा जो भेजा गया वो आपकी श्रीलंका के लिए भेजा गया था। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। ऑप्शन में दिया है चंद्रगुप्त मौर्य, ये कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक थे। चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो इनके द्वारा 322 ईसा पूर्व में इन्होंने क्या किया था, 322 ईसा पूर्व में नंद वंश के अंतिम राजा, कई बार पूछा जाता है नंद वंश के अंतिम राजा कौन थे, तो नंद वंश के अंतिम राजा थे धनानंद को पराजित किया था। तो धनानंद को पराजित करके इन्होंने क्या है मौर्य वंश की नींव रखी थी। इनके प्रधानमंत्री का नाम कौटिल्य चाणक्य था, ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन कहते हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य के अन्य नाम यूनानियों के द्वारा क्या क्या रखे गए। तो भाई देखो प्लूटार्क एक यूनानी था, उसने चंद्रगुप्त मौर्य को कहा था आपका एंड्रोकोर्स, क्या कहा था, एंड्रोकोर्स। तो एंड्रोकोर्स जो है एंड्रोकोर्स कहा था प्लूटार्क के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को, और जस्टिन ने इसको कहा था आपका क्या, सेंड्रोकोर्स। तो सेंड्रोकोर्स कहा था जस्टिन ने, एक जस्टिन नाम का यूनानी था उसने कहा था सेंड्रोकोर्स, और एंड्रोकोर्स कहा था किसने, प्लूटार्क ने। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि 305 ईसा पूर्व में मगध पर आक्रमण करने वाला यूनानी शासक, तो वो था आपका सेल्यूकस निकेटर, और सेल्यूकस निकेटर को फिर हराया किसने वापस, चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय ही सेल्यूकस निकेटर ने जो है वो मगध पर आक्रमण किया था और इसकी हार हुई थी। देन बाद में उसके बाद अपनी पुत्री से इसने समझौता करके सेल्यूकस निकेटर ने इसकी पुत्री थी कार्नेलिया, तो कार्नेलिया से जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य की क्या करवा दिया था, विवाह करवा दिया था। और ये सारे क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मैगस्थनीज किसके दरबार में भारत आया था, तो मैगस्थनीज जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था, जिनके द्वारा एक मौर्य वंश की एक बहुत ही फेमस बुक इंडिका लिखी गई थी। तो साथियों आज के लिए इतने ही, वीडियो पसंद आई हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हर हर महादेव।